सोचिए, अगर एक दिन आपको आदेश दिया जाए कि आपके सामने खड़े इंसान को आपको गोली मारनी है। वह इंसान ना तो आपको जानता है और ना उसने आपका कुछ बिगाड़ा है। वो रो रहा है, डर रहा है और जीना चाहता है, और फिर भी आप ट्रिगर दबा देते हैं। सवाल यह नहीं है कि ऐसा कौन कर सकता है। असली सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई कर भी सकता है क्या। क्रिस्टोफर आर ब्राउनिंग की किताब ऑर्डिनरी मैन इसी सवाल से हमें रूबरू कराती है। ये किताब हमें यह बताने नहीं आई कि इतिहास में कौन बुरा था और कौन अच्छा। ये किताब हमें आईना दिखाती है, और उस आईने में हमें इंसान की सबसे असहज सच्चाई दिखाई देती है। इस किताब की कहानी किसी विशेष नाजी नेता की नहीं है, न किसी खूंखार हत्यारे की। ये कहानी है जर्मनी की साधारण सी पुलिस यूनिट की, रिजर्व पुलिस बटालियन 101। इस यूनिट में शामिल ज़्यादातर लोग मिडिल एज्ड थे। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई ड्राइवर था, तो कोई छोटा दुकानदार। ना तो वे बचपन से हिंसक थे, ना ही कट्टर विचारधारा वाले। वे अपने आप को बस ड्यूटी करने वाला आदमी मानते थे। जब इन्हें पूर्वी यूरोप भेजा गया तो शुरुआत में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनका असली काम क्या होने वाला है। उन्हें बताया गया कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, कब्जे वाले इलाकों में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनके काम की परिभाषा बदलती गई। पहले यहूदियों को इकट्ठा करना, फिर उन्हें अलग करना, फिर ट्रेनों तक पहुंचाना, और अंत में उन्हें गोली मारना। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। किसी एक दिन किसी ने आकर ये नहीं कहा कि आज से तुम हत्यारे हो। यह एक प्रक्रिया थी, एक ऐसा रास्ता जहां हर अगला कदम पिछले से थोड़ा ज़्यादा अमानवीय था, लेकिन इतना नहीं कि इंसान तुरंत विरोध कर सके। जब पहली बार इन पुलिसकर्मियों को सीधे यहूदियों को मारने का आदेश मिला तो कई लोग अंदर से टूट गए। कुछ कांप रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ को तो उल्टियां हो रही थी। ये दृश्य हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि ये लोग शुरू में कोई निर्दयी राक्षस नहीं थे। वे इंसान थे जिनके अंदर अब भी संवेदनाएं बची हुई थीं। लेकिन उसी समय एक और चीज भी हुई। उनके कमांडर ने कहा कि अगर कोई ये काम नहीं करना चाहता तो वो पीछे हट सकता है। यह सुनकर लगता है कि नैतिक विकल्प मौजूद था, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कम लोग पीछे हटे। क्यों? इसका जवाब ना नफरत में छिपा है, ना पागलपन में। इसका जवाब छिपा है सामाजिक दबाव में। ज़्यादातर लोग इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वे अलग नहीं दिखना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मना किया तो उनके साथी उन्हें कमज़ोर समझेंगे। वे अपने दोस्तों की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे, और यही डर उन्हें उस रेखा के पार ले गया जिसके बाद लौटना आसान नहीं होता था। पहली हत्या के बाद अपराध बोध था, डर था, शर्म थी। लेकिन फिर इंसान का मन खुद को बचाने के लिए कहानियां गढ़ने लगता है। कोई खुद से कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं था। कोई कहता है कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। धीरे धीरे जिम्मेदारी का बोझ व्यक्ति के कंधों से उतरकर सिस्टम के सिर पर डाल दिया जाता है। यहीं से यह किताब सत्ता और आज्ञाकारिता की गहराई में उतरती है। जब आदेश ऊपर से आता है तो इंसान अपने विवेक को धीरे धीरे सुला देता है। वह खुद को एक सोचने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदेश निभाने वाला औजार समझने लगता है। समय के साथ हत्या एक रूटीन बन जाती है। वही काम, वही प्रक्रिया, वही दिनचर्या। ब्राउनिंग बताते हैं कि कैसे भाषा बदल जाती है। लोगों को इंसान कहने की जगह टारगेट कहा जाने लगता है। जब शब्द बदलते हैं
तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा धुंधला सा पड़ जाता है और ट्रिगर दबाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। रिजर्व पुलिस बटालियन 101 के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। शुरुआत में जो हाथ कांपते थे, जो आंखें झुक जाती थीं, वही हाथ अब स्थिर हो चुके थे। ब्राउनिंग बताते हैं कि यह कोई साहस या क्रूरता की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि आदत की वजह से हुआ था। इंसान का दिमाग बार बार दोहराए गए किसी भी काम को सामान्य बना देता है, चाहे वह काम कितना भी अमानवीय क्यों ना हो। यह एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। समय के साथ ज़्यादातर पुलिसकर्मियों ने हत्या को अपने दिमाग में एक टास्क की तरह देखना शुरू कर दिया। सुबह आदेश, दोपहर ऑपरेशन, शाम को शराब और नींद, यही दिनचर्या बन गई। जब कोई चीज़ रूटीन बन जाती है तो उस पर नैतिक सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। ब्राउनिंग यह भी दिखाते हैं कि कैसे अपराध बोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कई लोग अब भी अंदर से टूटते थे, सपनों में डरते थे, शराब का सहारा लेते थे, लेकिन इसके बावजूद वे अगले दिन फिर वही काम करते थे। इसका कारण था कि वे खुद को यह समझा चुके थे कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। एक बार जब इंसान एक सीमा पार कर देता है तो उसे लगता है कि अब नैतिक शुद्धता की बात करना बेईमानी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब सामने रखती है वो है काम का बंटवारा। जैसे जैसे हत्या की प्रक्रिया संगठित होती गई, वैसे वैसे हर व्यक्ति का रोल छोटा होता गया। कोई पकड़ता था, कोई ले जाता था, कोई गोली चलाता था। जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो किसी एक व्यक्तियों को पूरा अपराध का सामना नहीं लगता। हर कोई खुद से कहता है, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ सिस्टम इंसान को ढाल बना लेता है। सिस्टम इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति खुद को उसमें खो देता है। ब्राउनिंग ये दिखाते हैं कि कैसे साधारण लोग अपने नैतिक फैसले सिस्टम के हवाले कर देते हैं और फिर खुद को निर्दोष मानने लगते हैं। इस किताब में यहूदियों के प्रति निजी नफरत बहुत कम दिखाई देती है और यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ज़्यादातर लोग वैचारिक रूप से कट्टर नहीं थे, वे बस अपने काम में जुटे हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि बुराई हमेशा नफरत से पैदा नहीं होती। कई बार यह निष्क्रियता, अनुकूलन और खुद को समझा लेने से पैदा होती है। समय के साथ बटालियन 101 के लोगों के लिए विकल्प और भी सीमित हो गए। जो लोग शुरू में पीछे हट सकते थे वे भी अब बहाव का हिस्सा बन चुके थे। समूह के नियम बन चुके थे, अपेक्षाएं तय हो चुकी थीं। अब अलग होना सिर्फ असुविधाजनक नहीं बल्कि असंभव लगने लगा था। ब्राउनिंग यहाँ यह भी दिखाते हैं कि कुछ लोग अब भी हत्या से बचने के तरीके खोजते थे, जैसे किसी और तरह की ड्यूटी लेना या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाना। लेकिन बहुत कम लोग थे जो पूरी तरह इस प्रक्रिया से बाहर आए। इसका कारण यही नहीं था कि वे बुरे थे, बल्कि यह था कि नैतिक साहस बहुत दुर्लभ होता है, खासकर तब जब पूरा माहौल गलत दिशा में जा रहा हो। ऑथर बताते हैं कि युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद बटालियन 101 के लोगों ने कई तरह की कॉपिंग स्ट्रेटजीज अपनाई। कुछ लोग खुद को यह कहकर बचाते रहे कि मैं बस आदेश मान रहा था। कुछ ने जिम्मेदारियों को बोझ पूरी तरह समूह पर डाल दिया। पूरा सिस्टम जिम्मेदार था, मैं अकेला क्या कर सकता था। और कुछ ने अंदर की संवेदना को दबा दिया ताकि वे अगली बार भी वही काम कर सकें। यह किताब एक बहुत बड़ी मानव सच्चाई सामने लाती है। जिम्मेदारी का बंटवारा और गिल्ट की धुंधली होती समझ। जब हर कोई छोटा सा हिस्सा करता है तो अपराध साझा हो जाता है, पर गिल्ट किसी के सिर पर पूरी तरह नहीं रहता।
यही वह जगह है जहाँ साधारण इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच तो यह है कि मोरल डिके धीरे धीरे अंदर घुस चुकी होती है। ब्राउनिंग बताते हैं कि कुछ लोग जो शुरू में पूरी तरह हत्याओं में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता, कोई गलत गश्त में शामिल होता, कोई ट्रांसपोर्ट संभालता। हर व्यक्ति ने सिस्टम का हिस्सा बनकर हिंसा को संभव किया। इस तथ्य से साफ हो जाता है कि हिंसा अकेले किसी राक्षस का काम नहीं होती। यह एक सिस्टम और परिस्थितियों का परिणाम होती है जिसमें आम लोग खुद को खो देते हैं। किताब का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा यही है कि ज़्यादातर लोग किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं थे। वे कट्टर एंटीसेमेटिक नहीं थे। उनका काम, उनकी भूमिका और उनके डर ने उन्हें हिंसा के लिए तैयार कर दिया। इसका मतलब यह है कि बुराई नफरत या फैनेटिकल बिलीफ से नहीं, साधारण आज्ञाकारिता, डर और सामाजिक दबाव से भी पैदा हो सकती है। यही बात इस किताब को इतना यूनिवर्सल और टाइमलेस बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह इंसान की मनोवृत्ति की गहराई दिखाती है। युद्ध खत्म होने के बाद कई पुलिसकर्मी अपने काम के बारे में चुप रहे। कुछ ने अपने परिवारों से भी सच नहीं बताया। उन्होंने अपनी जिंदगी जारी रखी, लेकिन उनके भीतर गिल्ट और इमोशनल नंबर्स बनी रही। ब्राउनिंग यह भी साफ करते हैं कि गिल्ट पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, लेकिन उनसे उनका व्यवहार प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे अल्कोहल और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से दबाया, और यही वह संकेत है कि अपराध बोध और नैतिक जागरूकता इंसानी मन में मौजूद रहती है, भले ही आउटवर्डली यह छिप जाए। इस किताब का मेन थीम यह है कि बुराई कोई खास लोगों के भीतर नहीं होती। वह हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारी दिनचर्या में और हमारी इच्छाओं में छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे अपने कंसाइंस की आवाज़ सुनते हैं या बहाव में बह जाते हैं। बुराई कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वह किसी राक्षस में नहीं है, वह हमारे भीतर है, हमारे आसपास है और परिस्थितियों के मुताबिक प्रकट होती है। ब्राउनिंग हमें यह दिखाते हैं कि अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और मोरल करेज ही हमें उस बुराई से बचा सकते हैं। अगर हम चुप रहें, सवाल नहीं पूछें और बस बहाव के साथ चलें, तो वही परिस्थिति फिर से हमारे जीवन में जन्म ले सकती है।